Hi guys, how are you all? I hope you all are doing well. Okay, so I'm here today with the topic Foreign Exchange Management Act 1999. ओके, शॉर्ट में हम इसे फेमा भी बोलते हैं, ठीक है, फेमा। तो बात करते हैं अब इसके नेचर की। नेचर कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का? ओके, तो nature of this law foreign exchange management act is that कि whenever in any transaction, ठीक है, there is some international dimension, okay, then whatever the law which regulate that transaction will continue to apply, है ना? But since it has got international dimension, in addition to that law which regulate that transaction, FEMA will also apply. Okay, कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इंटरनेशनल डायमेंशन है, ठीक है, तो कोई भी लॉ जो उस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर रहा हो वो तो अप्लाई होगा ही, साथ में फेमा भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फेमा इज़ नॉट सब्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज़ एन एडिशनल लॉ। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, पर चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, तो अच्छा पहले एक बात बताइए कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में, है ना, टूरिज़्म कितना ज़्यादा पॉपुलर है। पहले क्या था, क्या टूरिज़्म का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, लाइक बहुत, मतलब लाइक लोगों के लिए पॉसिबली नहीं हो पाता था कि वो कहीं बाहर जाए। बट आज के टाइम में टूरिज़्म कितना ज़्यादा पॉपुलर है। एवरी वन इज़ गोइंग, कोई नॉर्मल सी फैमिली भी दे यूज़ टू गो, लाइक बाहर जा रहे हैं, दे यूज़ टू से आज तो हम गोवा से आए, यहाँ से आए, वेयर एवर, ठीक है, बाहर। तो वही चीज़ है ना। तो जैसे कि जब हम विद इन इंडिया घूमते हैं तो क्या होता है, उसमें टूरिज़्म लॉ लगता है ना। बट लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर घूमते हैं तो टूरिज़्म लॉ तो लगेगा ही, साथ में इन एडिशन टू दैट फेमा भी लगेगा, है ना। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि कोई इंडियन कंपनी है जो कि शेयर इशू कर रही है, ठीक है, इंडिया में, तो उसमें कंपनीज एक्ट लगेगा। बट वही कंपनी शेयर इशू करी अगर बाहर, तो नॉट ओनली कंपनीज एक्ट विल अप्लाई, इन एडिशन टू दैट फेमा विल ऑल्सो अप्लाई। नाउ आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, नाउ let's talk about its background. ओके, तो जैसे कि अभी फेमा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 चल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मतलब जैसे अभी मैनेजमेंट था उस टाइम पे, दैट वाज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ओके, कुछ टाइम बाद वो अबॉलिश हो गया, ठीक है। फिर न्यू लॉ आया, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। उसके बाद वो भी अबॉलिश हो गया। फिर लास्टली क्या आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दैट इज़ ऑन 1 जून को वो इफेक्टिव हुआ, 1 जून 2000। ओके ओके, चलिए अब ये बैकग्राउंड के बारे में तो बात हो गई। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, फेमा के ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। मतलब फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, फैसिलिटेट का मतलब क्या है, फैसिलिटेट का मतलब है सपोर्ट सिस्टम
ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है एक्सटर्नल ट्रेड को एंड पेमेंट को। अच्छा, लेट्स से कोई एक्स लिमिटेड है ना, वो एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर रही है तो जो हमें पेमेंट मिलेगी वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में मिलेगी, है ना। अच्छा, बिफोर दैट आपने सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व, टर्म फॉरेक्स रिजर्व सुना है ना, उसका मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सिमिलरली क्या होगा, जब एक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट करेगी तो जो पेमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट होगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव की। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि टू प्रमोट द orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ओके, पहले हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉरेन कंपनी है, लेट्स से एक फॉरेन कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में, है ना, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब डेवलपमेंट होगा, है ना, लेकिन डेवलपमेंट तो होगा, उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी तो बहुत ज़रूरी है। लाइक अब ऐसा नहीं है जैसे कि एक बार डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ग्रो कर गई, ठीक है, उसके बाद आप उसे मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, है ना, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। जैसे कि अब कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, बट वो एक ही बार फर्स्ट आया, दोबारा वो कभी आया ही नहीं, तो इज़ दैट अ गुड थिंग, मतलब उसने अपने आप को डेवलप तो कर लिया, बट क्या उसने वो चीज़ मेंटेन की, उस टारगेट तक पहुंच तो गया, उसने वो चीज़ अचीव तो कर ली, बट मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ लाइक ग्रो नहीं कर पाएगी। लाइक इकोनॉमी जो है, अगर मेंटेनेंस नहीं रहेगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो बिल्कुल नहीं करेगी। ओके, तो मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अब यहाँ डेवलपमेंट के साथ एक वर्ड जुड़ा है ऑर्डरली, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ऑर्डरली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये टर्म मेंटेनेंस, है ना। यहाँ पे ऑर्डरली डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऑर्डरली का यहाँ पे मतलब है बैलेंस। भाई किसी भी चीज़ में बैलेंस होना तो ज़रूरी है ना। अगर आप किसी चीज़ को बैलेंस फॉर्म में नहीं करोगे तो क्या चीज़ मेंटेन हो पाएगी अच्छी तरीके से, नहीं हो पाएगी। आंसर इज़ नो। तो मतलब ऑर्डरली डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक लॉप साइडेड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर ऑर्डरली डेवलपमेंट नहीं है, कोई चीज़ बैलेंस नहीं है, डेवलपमेंट बैलेंस नहीं है, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल कि उसका मेंटेनेंस रह पाए, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जैसे कि आपने सुना होगा, इन सब का नेट रिज़ल्ट क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्टिव का नेट रिज़ल्ट ये है कि इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मतलब दोनों यही बातें कह रहे हैं भाई, वे अलग अलग है ना, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव यही कह रहे हैं कि मतलब मेन एम यही है कि इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या होगा भाई, हमारी कंट्री इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो फेमा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी इन दो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के बाद। अच्छा, अभी के टाइम पे आपने देखा ही होगा नरेंद्र मोदी, है ना, वो कितनी कितनी कंट्रीज़ में गए तो उन्होंने क्या बोला, हर जगह यही बोला कि भाई हमारी कंट्री में आइए, इन्वेस्ट करिए। तो पर्पज़ इज़ व्हाट, इसके बिहाइंड पर्पज़ यही है ना कि वो हमारी कंट्री में लाइक फॉरेन एक्सचेंज आए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट हो जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है। तो यही उनका एम है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं फेमा की अथॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है। फेमा के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, पहली बात तो इस एक्ट के अंदर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक। और उसके भी अंडर वी टॉक अबाउट आरबीआई। अच्छा, अब ये जो बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, तो ये क्या है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये इम्प्लीमेंट करती है फेमा को। बेसिकली ये क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा। अच्छा, अगर इसमें हाईएस्ट अथॉरिटी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, उसके बाद आरबीआई की बात होती है, ओके। अच्छा, इन एडिशन टू दैट देयर इज़ वन मोर बॉडी, एक और बॉडी है, ठीक है, दैट जिसको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर हम उसे डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं, ईडी, ओके। अच्छा, ये बहुत पावरफुल बॉडी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी। अच्छा, लेट्स से कि देयर इज़ वन पर्सन जो कि ए है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, ठीक है ना, एलिगेशन लगा हुआ है, मतलब जो ए है वो अक्यूज्ड है, लाइक उसने कोई रूल नहीं फॉलो किया या फिर उसने कुछ भी ऐसा किया, ठीक है, तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, जो है ना। तो जो ईडी है वो उसका काम क्या होता है, वो इंक्वायर करेगा अबाउट दैट एलिगेशन, मतलब ईडी विल फाइंड आउट कि दैट पर्सन, अक्यूज पर्सन दैट इज़, जो कि इसमें ए है, वो गिल्टी है या नहीं है ना। तो उसका ये काम होता है, इंक्वायर करना, ठीक है, टू फाइंड दैट द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, ठीक है। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो ईडी है ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, और वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये, इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सी जगह है, एक कभी कोई किसी पुलिस में ही अगर कोई जाता है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई अक्यूज्ड है, तो भाई बड़ी बड़ी जगहों से फ़ोन आ गया या फिर उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन का किसी अच्छे इंसान से कांटेक्ट है ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई इनसे बात कर लीजिए और वो छूट गए, ठीक है, तो वहाँ इन्फ्लुएंस चल गया। बट ये जो ईडी है इस पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता, चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो। यहाँ अगर ईडी के उस पे आ गए मतलब तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ईडी इज़ वेरी पावरफुल बॉडी। ओके, अच्छा चलिए बात कर लेते हैं फेरा, जो कि 1973 में आया था। कुछ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेरा 1973 में आया था, और जो फेमा जो कि अब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, है ना। तो ये जो फेरा है
1973 में, वो कि वो क्या था, वो एक क्रिमिनल लॉ था, मतलब अगर जैसे किसी से गलती हो गई, कुछ भी हो गया तो जेल भी हो सकती थी। पर फेमा क्या है, वो सिविल लॉ है। ठीक। अच्छा, अब फेरा क्या है, मतलब लाइक फेरा ने फोकस किया था, मतलब फोकस था उनका किस पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनका क्या पर्पस था कि भाई जितना फॉरेन एक्सचेंज हो उसको बचा के रखो, है ना। कंजर्वेशन मतलब बचा के, ओके। लाइक बचपन में आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एंड ऑल। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था, फोकस करते थे ये लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, उसी जगह पे जो फेमा है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इनका फोकस किस पे था, फैसिलिटेट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का फैसिलिटेशन पे था। इनका ये एम था कि भाई फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाओ। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो इनका क्या था, एज द नेम सजेस्ट, आप नाम में ही पढ़ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। तो इनका क्या था, फोकस कहाँ था, रेगुलेशन एंड कंट्रोल पे। ठीक है। और फेमा में एज द नेम सजेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये मैनेजमेंट से कंसर्न था। ठीक है, देखिए कितना डिफरेंस है। फेरा में क्या था कि कंट्रोल करते थे चीज़ों को, लाइक मतलब लोगों को, है ना, कंट्रोल, वहाँ पे कंट्रोल था। ठीक है। बट मैनेजमेंट में क्या था, लाइक ये जो है लिबरल, यहाँ पे लिबर्टी थी, लाइक कि कोई काम दे दिया गया एंड आई सुपरवाइज। ठीक है, ना कि उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये डिफरेंस था। तो फेमा कह सकते हैं कि लिबरल है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अब जो ईडी है, ठीक है, ईडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है। तो ईडी यहाँ पे कहता है एलिगेशन लग रहा था, मतलब जैसे कि ए के ऊपर एलिगेशन, जैसे कि उस एग्जांपल पे मैंने आपको बताया था, ए एक्यूज्ड है, उसके ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगा हुआ है ना, तो इस इधर क्या था, फेरा में क्या था कि ए को, जो मतलब एक्यूज्ड है, उसी को प्रूफ करना होता था कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। ठीक है। और अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो दैट वुड बी लाइक बहुत लाइफ हेल हो जाती थी, है ना। बट यहाँ पे फेमा में क्या है कि जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, ठीक है, तो इसमें जो है ईडी फाइंड करेगा कि ये पर्सन एक्यूज्ड है या नहीं है, या मतलब ये गिल्टी है या नहीं है, ये जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है। ठीक है। तो ये ईडी का काम था, काम है। ओके। ओके। तो थैंक यू, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आपको मेरी वीडियो, मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको आराम से मिल जाए।